नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर हमारा रहेगा UPSSC का जो वीडियो री एग्जाम होने वाला 2018 वाला, उसके लिए स्पेशल रीजनिंग है आंकड़ों की पर्याप्तता। ठीक है। और ये जो प्रश्न है यहाँ पे जो मैं आपको कराने वाला हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSGD, MP पुलिस, SSC के सारे एग्जाम, चाहे वो 10+2 का हो, मल्टीटास्किंग का हो, दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है, या SSCGL का हो, CPU का हो, या इसके अलावा SSC UPSSC पैट का कोई एग्जाम हो, या UPSSC के जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें रीजनिंग आता है, तो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा सेशन रहेगा। ठीक है। तो अभी जो स्पेशल जो बच्चे खासकर ध्यान दे सकते हैं, UPSSC 2018 री एग्जाम जो वीडियो वाला होने वाला है, वो बच्चे अच्छे तरीके से ध्यान दें। ठीक है। आंकड़ों की पर्याप्तता, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मैं आपको एक प्रश्न स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है, एक प्रश्न दिया होगा, उस पर 2 आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों को आपको उस आंकड़ों से ही उस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। अगर पहले आंकड़े से आपका उत्तर आता है और दूसरे से नहीं आता है, तो आपको चुनना होगा कि केवल पहला आंकड़ा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है, और यही दूसरे के साथ हो जाएगा। अगर दोनों से उत्तर आ रहा है अलग अलग, तो यहाँ पे आप लगाएंगे या तो पहला या दूसरा आंकड़ा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या वाला आएगा। ठीक है। और दोनों से नहीं मिल रहा है, दोनों को मिलाकर भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब हम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने PDF मोबाइल में डाल रखी है, और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही PDF है, और उसी PDF को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो आप पहले सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग पोर्शन में, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको यहाँ से वीडियो मिलेगी। ठीक है। अच्छा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ही। कोड भाषा में रीड योर बुक को 927 लिखा जाता है। रीड योर बुक को लिखा जाता है भाई 927। ठीक है। और ये तो भाई प्रश्न है, ये तो प्रश्न में दिया है, पूछा गया है बुक के लिए क्या कोड होगा। ठीक है। अच्छा, पहला जो आंकड़ा है आपके पास, उसमें लिखा गया है बुक ऑन शेल्फ, बुक ऑन SHELF, इसे लिखा गया है भाई 338। सेकंड जो आंकड़ा दिया है उसमें लिखा है योर बुक सेफ, योर बुक सेफ, इसे लिखा गया है 278। अब भाई आपको बुक के लिए बताना है, बुक के लिए बताना है। जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न करते हो तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार के प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे होंगे। ये प्रश्न में दिया है, इसके साथ पहले हम आंकड़े फर्स्ट को लेते हैं, इसे लेते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, यहाँ पे देखिए बुक मिल रहा है, यहाँ भी बुक मिल रहा है, और इधर आपको जो कॉमन मिल जाता है 7, दोनों में 7 मिल जाता है। अच्छा, आगे भी देखते हैं, यहाँ भी बुक दिया गया है दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में भी बुक दिया है। तो यहाँ पे हम यदि निकालते हैं, यहाँ पे यदि हम निकालते हैं तो जो अलग अलग दोनों से उत्तर आ जाएगा, अलग अलग दोनों से भी उत्तर आ जाएगा, अकेले अकेले इससे भी उत्तर आ जाएगा इसके साथ, और इससे भी उत्तर आ जाएगा इसके साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, फर्स्ट या सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल फर्स्ट या केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये विकल्प आपको चुनना है। ठीक है। जब दोनों से अलग अलग निकल रहा है, तब दोनों को मिला के निकलता है, तब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये लगाते हैं। ठीक है। क्लियर है ना पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके लिए प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न नंबर 2। ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं
देखिए यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया। अब देखिए ये सेम प्रश्न है, वी आर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर रिलेशन है, और आप लोगों को ध्यान रखना है इस चैप्टर में रीजनिंग के सारे चैप्टर काम करते हैं, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे वो डायरेक्शन का हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे इसके अलावा वो हमारा ब्लड रिलेशन का हो, ठीक है, या फिर आयु से संबंधित हो, और रैंकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पूरी रीजनिंग वाले जो हमारा सिलेबस है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है वी आर से किस प्रकार संबंधित है, वी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये तो वही प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो दिया है आर जी की पुत्री है, जी तथा एस के बच्चे हैं, तो इसे बनाते हैं पहले फर्स्ट को। तो आर जी की पुत्री है, तो भाई जी है, जी की पुत्री है आर, ये हो गई पुत्री। और पुत्र और पुत्री के लिए अगर कोई फीमेल है तो माइनस लगाते हैं, मेल है तो प्लस लगाते हैं। जी तथा एस के बच्चे हैं, जी तथा एस के बच्चे हैं, ये दोनों के बच्चे हैं भाई। अब इन दोनों का जेंडर भी क्लियर नहीं है, वी के पति हैं, वी के पति हैं, तो वी इसके पति हो जाएंगे, तो ये मेल है और के फीमेल है। अब इन दोनों का तो क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्या अकेले फर्स्ट से निकल जाएगा, अकेले फर्स्ट से तो निकलना नहीं है भाई, कैसे निकल आएगा, क्योंकि पूछा है वी आर का क्या लगा, इस लाइन का मतलब वी आर का क्या लगा, तो वी तो मेल है यहाँ पे, लेकिन भैया यहाँ पे जी का आपको पता होना चाहिए जेंडर, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अगर मेल होगा तो अलग आंसर आएगा, अगर यहाँ पे ये मेल होता है तो ये इसका दादा हुआ वी आर का, और यहाँ पे ये फीमेल होता है तो ये नाना हुआ इसका, तो इससे तो कंफर्म नहीं है फर्स्ट से। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में कहा गया है एम का विवाह जी के साथ हुआ है, एम का विवाह जी, ये आपस में दोनों विवाहित हैं, एम आर का पिता है, आर का पिता है, तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक है। एम आर की माता, सॉरी एम आर की माता है, माता, ये फीमेल और ये मेल। वी जी का पिता है, वी जी का पिता है, ये मेल है। अब देखिए ये माता है तो जी आर का पिता हुआ, जब जी आर का पिता है और पिता का पिता कौन होता है, दादा, यानी वी आर का क्या लगा, दादा लगा, दादा। तो यानी सेकंड वाला हमारा जो कथन है उससे हम उत्तर निकाल पा रहे हैं, फर्स्ट से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आपको कौन सा उत्तर चुनना है, केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। चलें आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और किसी को कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा इसका उसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा ये कट रहा है प्रश्न, तो इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके कर देता हूँ, थोड़ा सा ही करना है बस, ज़्यादा नहीं। चलें करते हैं इसे। अब डी की वर्तमान स्थिति क्या है, डी की वर्तमान स्थिति। देखिए प्रश्न आपको पूरे सॉल्व नहीं करने, मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ समझाते हुए मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आपको पूरे नहीं करने हैं। डी की वर्तमान स्थिति, तो देखिए डी की वर्तमान स्थिति पहले से हम करके देखते हैं। पहला वाला कहता है डी 4 किलोमीटर, यानी यहाँ से डी 4 किलोमीटर गया, ये इस जगह से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है तब 5 किलोमीटर, अब यहाँ से वो चलता है भाई बाएं, यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है, यानी फर्स्ट कथन में बात इतनी है, केवल यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ तो बता ही सकते हैं कि डी की स्थिति क्या है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। यहाँ से चल गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो आपने दिशा वाला जो चैप्टर कभी भी पढ़ा होगा तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, इस पॉइंट से जब निकालेंगे ये वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर पूर्व, यानी पहले से तो जो पहला हमारा कथन है उससे अकेले से तो निकल रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं क्योंकि देखना जरूरी है। डी कुल 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, अंत में वह दाएं से 11 किलोमीटर चलता है। अब देखिए शुरुआत में कौन सी दिशा में जा रहा है,
ये तो पता नहीं है, ये सवाल में दिया नहीं है डी। टोटल 20 किलोमीटर गया, अंत में दाएं मुड़ा तो ये 11 गया, तो यहाँ पे ये 9 चला होगा, लेकिन दिशा तो भाई ऐसे भी हो सकती है कि डी ऐसे गया होगा या फिर दक्षिण में गया होगा। दूसरे वाले में दिशा नहीं दी है तो कैसे पता पाओगे कि डी की स्थिति क्या है, नहीं बता पाओगे ना। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, यानी पहले से ही निकल रहा है तो ये वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन कितना निकलेगा, यहाँ पर ये 25 और 4 16 यानी 41 अंडर 41 निकलेगा ये। अगर पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाता है, बस ये पूछा है उत्तर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो मिल रहा है हमें पहले वाले से, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, केवल फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके लिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, नृत्य कक्षा में कितने शिक्षक हैं। नृत्य कक्षा में कितने शिक्षक हैं, ये बात पूछी गई है। देखो यहाँ पे पूछा गया है पुरुष शिक्षकों की संख्या, महिलाओं की शिक्षक। अब ये पहला दी गया, पहला जो हमारा पहला कथन है, पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या की आधी है, यानी जो मेल है और फीमेल है, यहाँ पे मेल 1 होंगे तो फीमेल 2 होंगे, क्योंकि फीमेल से आधी है, ये अनुपात है 1-2 का। अच्छा दूसरा वाला करते हैं, प्रत्येक 10 बालिकाओं पर 1 महिला शिक्षक है। दूसरा वाला जब हम करते हैं, प्रत्येक 10 बालिकाओं पर, 10 बालिकाओं पर यानी गर्ल्स पर, 10 गर्ल्स पर 1 महिला शिक्षक, फीमेल टीचर, 1 फीमेल टीचर, ठीक है। बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से ज्यादा है, बालकों की संख्या से ज्यादा है। अब भाई कितनी ज्यादा तो है, ज्यादा तो यहाँ भी है कि जो बालिकाएं हैं लड़कियां हैं यहाँ ज्यादा हैं, यहाँ भी ज्यादा बोल रहा है। तो ये बताएं भैया कितनी ज्यादा है, तो ये तो कोई बात कंफर्म नहीं हो पा रही है। अब दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को मिलाने से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उसने तो बस इतना बोला है कि 10 लड़कियों पे 1 महिला टीचर है, और ये दूसरे में बोला है, ठीक है, इतना ही बोला, इससे ज्यादा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो कैसे पता चल पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर भी उत्तर नहीं दे पाएंगे, यानी दोनों मिलकर भी उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। इतना सा आपको ऑप्शन चुनना है, ठीक है, क्लियर है ना। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, और ये शायद डायरेक्शन से है, नहीं ये रैंकिंग से संबंधित है। थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट करता हूँ जिससे आपको क्लियर पता चले, थोड़ा सा छोटा भी करता हूँ इसे। चलें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसे मैं क्लियर करता हूँ। और देखिए सभी एग्जाम की दृष्टि आजकल तो ये प्रश्न बहुत आते हैं, अगर आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिल जाता है तब भी आपका भला हो जाएगा। 8 व्यक्ति एक सरल रेखा में उत्तर की ओर खड़े हैं, तो रेखा में बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन है। रेखा में 8 व्यक्ति खड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब बाएं से चौथा यानी बाएं से चौथा व्यक्ति कौन है, यानी चौथा 4वां व्यक्ति, ये पूछा है, ये प्रश्न है। अच्छा एक जो कथन है, पहला कथन पे आते हैं, के रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर खड़ा है। जो के है, जो के है, जो पंक्ति है उसके दाएं छोर से तीसरे स्थान पर खड़ा है। 1 2 3, क्योंकि दायां बायां अपने हाथ से लेके चलना है उत्तर की तरफ मुंह, तो ये तीसरे स्थान पर हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे आता है भाई के। अब यहाँ पे के है तो 8 छात्र जब खड़े हैं तो 5 छात्र दड़ाएंगे, 1 2 3 4 5। के तथा एस के बीच केवल 2 लोग खड़े हैं। अब के और एस, एस तो इधर तो आएगा नहीं क्योंकि 2 लोग बीच में खड़े करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई एस। के और एस के बीच में 2 लोग हो गए। आर एस के दाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है, आर एस के दाएं दूसरे स्थान पर, आर एस के दाएं यानी एस के दाएं यहां पे आ जाएगा आर, ठीक है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर। इतना दिया है, क्या इतने से बाएं से चौथा निकल रहा है, बाएं से चौथा यहां पे खाली है, ब्लैंक है, पहले से तो क्लियर नहीं हो पा रहा। अब दूसरा वाला देखते हैं। डब्ल्यू रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, डब्ल्यू रेखा के बाएं छोर से, बाएं छोर यानी इधर से दूसरा, पहला ये डब्ल्यू हो गया,
W तथा R के बीच केवल दो लोग खड़े हैं, W और R के बीच में दो लोग खड़े करने हैं, तो यहां पे वही आ जाएगा R। J R का पड़ोसी है। अब J R का पड़ोसी है, अब J यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। J का क्लियर नहीं है, हमें 8 बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अब J यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्लियर नहीं है कुछ भी। अच्छा यहां पर देखते हैं, अगर दोनों को शामिल कर लेते हैं तो दोनों को शामिल करते हैं तो यानी R से इधर 4 होने चाहिए, तो यहाँ पर W आ जाएगा इस जगह पे। दोनों को शामिल करते हैं, यहाँ पे जब K है इस जगह पे K है तो यहाँ पे J हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का डाटा तो है ही नहीं, उसने पूछा है बाएं से चौथा, तो बाएं से 1 2 3 4, बाएं से चौथा कौन है? J। तो J मिल रहा है, लेकिन कौन सा? दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी जो भी हमें उत्तर मिल रहा है बाएं से चौथा, बाएं से चौथा क्या आ रहा है? J। लेकिन किससे मिल रहा है भाई? दोनों को मिलाकर मिल रहा है, दोनों को मिलाकर। तो इसका क्या उत्तर हो गया? दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है ये चीज? चलें आगे बढ़ते हैं। और सभी बच्चे रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट करता हूं जिससे आपको कोई समस्या न हो। चलें करते हैं। सॉरी, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 8 लोगों की सरल रेखा में सभी का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है। 5वां था और ये 6वां भी है, ये भी रैंकिंग पर आधारित है। 8 लोगों की सरल रेखा में सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। बाएं से R की स्थिति क्या है? बाएं से R की स्थिति, बाएं से R की स्थिति पूछी गई है। ये तो वही दिया है प्रश्न, ये दिया है प्रश्न। अब पहला जो कथन है हमारे पास, जो पहला डाटा है, आंकड़ा है, उसे देखते हैं। बाई रेखा के दाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है। बाई रेखा यानी कितने व्यक्ति हैं भाई? 8 लोग हैं। दाएं से 1 2 3 4, तो यहाँ पे खड़ा है बाई, तो 4 लोग इधर 4 लोग इधर हो जाएंगे। 1 2 8 हो गए। अच्छा, बाई और जेड के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं। देखिए बाई और जेड के बीच में, देखिए जेड यहाँ भी आ सकता है और जेड यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि 2 लोग हैं। अब जेड इधर है, दाएं तरफ है, बाईं तरफ है, ये तो दिया नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। आर जेड के तुरंत दाएं खड़ा है। आर जेड के तुरंत दाएं, अब जेड के तुरंत दाएं आर खड़ा होना चाहिए। अगर जेड यहाँ पे रखते हैं तो आर के लिए जगह है ही नहीं, तो जेड रहेगा भाई इस जगह पे और जेड के तुरंत दाएं हो जाएगा आर। तो ये इतना सा डाटा कथन फर्स्ट से क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। अगर सेकंड देखते हैं, सेकंड कहता है डब्ल्यू रेखा के बाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है। डब्ल्यू रेखा के बाएं से 1 2 3 4, बाएं से डब्ल्यू खड़ा है। आर डब्ल्यू का पड़ोसी, इधर से 4 लोग और हो जाएंगे। और उसने बुलाया आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है, इधर भी हो सकता है दाएं तरफ, डब्ल्यू से बाएं तरफ, डब्ल्यू के दाएं तरफ। इतना डाटा दिया है केवल सेकंड में। अच्छा, उसने पूछा बाएं से आर की स्थिति, तो यहां पर बाएं से पहले वाले से क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? पहले वाले से तो क्लियर हो रहा है ना, बाएं से आर की स्थिति। तो बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा निकल रहा है पहले वाले से। क्या दूसरे वाले से क्लियर है? कंफर्म हो रहा है? कंफर्म तो नहीं हो रहा है। आर यहां भी हो सकता है, आर यहां, तो ये वाला गलत है। तो क्या उत्तर लगाओगे आप? केवल कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें अपने मित्रों में। और हम सभी को पता ही होगा कि हम देखिए 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कैमरा बंद हुआ है हमारा, चालू हो गया, केवल 1 सेकंड के लिए हुआ था। अच्छा आगे चलते हैं। प्रश्न कहता है 8 लोगों की सरल रेखा में 7वां प्रश्न, सॉरी, 4 मित्र W X Y Z सबके पास टॉपियों की संख्या अलग अलग है।
तो सबसे ज़्यादा टॉफी किसके पास है? तो मित्रों के नाम ले लेते हैं, WXYZ, ये चार हैं सबसे ज़्यादा टॉफी, सबसे ज़्यादा टॉफी किसके पास है। ठीक है, तो पहला जो कथन है उसे देखते हैं। W के पास Z से कम टॉफियाँ। देखिए, जब भी कम ज़्यादा या छोटा बड़ा की बात करे, उसने बोला कि W के पास ज़्यादा है Z से, तो ऐसे ज़्यादा है तो ऊपर लिखो, कम है तो नीचे लिखना है। ठीक, क्लियर, इतना सा बस। W के पास Z से कम टॉफियाँ, यानी W के पास Z से कम टॉफियाँ हैं। बाई के पास सबसे ज़्यादा टॉफी नहीं है। अब बाई के पास, भाई बाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये चीज़ क्लियर नहीं की है उसने, क्लियर नहीं की है। अच्छा, और एक कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरा वाला कहता है हमारा W के पास 22 से ज़्यादा, W के पास 22 से ज़्यादा टॉफी है और X के पास सबसे ज़्यादा टॉफी नहीं है। X के पास सबसे ज़्यादा टॉफी नहीं है, सबसे ऊपर तो आएगा नहीं X। अब क्या दूसरे वाले से अकेले निकल आया? तो W के पास 22 से ज़्यादा टॉफियाँ हैं, ठीक है, X के पास सबसे ज़्यादा टॉफी नहीं है, तो X यहाँ मान लो नीचे आ गया, कहीं भी यहाँ भी आ सकता है, बीच में यहाँ पे। अब Z भी तो आएगा कहीं पे, Z भी तो आएगा, तो क्लियर तो नहीं हो पा रहा दोनों से अलग अलग। अब दोनों को सम्मिलित करते हैं, दोनों को सम्मिलित करते हैं, यानी W से नीचे क्या आएगा? बाई, क्योंकि पहले में उसने बोल दिया है कि बाई के पास सबसे टॉफी नहीं है, तो इसे भी सम्मिलित कर दिया हमने। और आगे दूसरे में क्या कहा? W बाई के पास सबसे ज़्यादा टॉफियाँ हैं, X के पास सबसे ज़्यादा नहीं है, तो X के पास सबसे ज़्यादा नहीं है, X यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब पूछा सबसे ज़्यादा टॉफी किसके पास है? सबसे ज़्यादा टॉफी किसके पास है? तो भाई सबसे ज़्यादा टॉफी Z के पास हो जाएगी। यानी ये जो उत्तर मिल रहा है हमें कैसे मिल रहा है? दोनों को मिलाने पर मिल रहा है, अकेले एक से नहीं मिलेगा, अकेले दो से नहीं मिल रहा है, दोनों को हमने मिलाया तब उत्तर मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपको लगाना है बस, क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न नंबर 8। देखिए, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है, देख लीजिएगा ध्यान से। क्लियर करते हैं यहाँ से। देखिए, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8वां, किसी कोड भाषा में माय डियर फैमिली को 624 लिखा जाता है। यानी प्रश्न में दिया है, ठीक है, प्रश्न में मार्कर चेंज कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है माय डियर फैमिली, माय डियर फैमिली को लिखा जा रहा है भाई 624। अब हमारा कथन फर्स्ट कहता है, इसी कोड में माई स्मॉल फैमिली को क्या कहे? माई स्मॉल फैमिली को 256 कहा जा रहा है। और सेकंड में कहा गया है डियर फैमिली फ्रेंड, डियर फैमिली फ्रेंड को कहा जा रहा है भाई 647। ठीक है, अब ये दिया है, ध्यान से देखें, ये तो वही प्रश्न है, ये हमारा कथन फर्स्ट में कहा गया, ये दूसरे में। अब पहले तो हमें देखना है कि पहले प्रश्न और पहले में कॉमन क्या है। तो माई यहाँ पे है, माई यहाँ पे है, ठीक है, और तीनों में तो फैमिली मिल रहा है, तीनों में तो फैमिली मिल रहा है। अगर इन दोनों को लेते हैं प्रश्न और फर्स्ट को, तो फैमिली के लिए क्या हो जाएगा भाई? क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है और 6 भी है, क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, पहले को और दूसरे को ले लेते हैं, मतलब प्रश्न को और सेकंड को, तो फैमिली मिल रहा है और क्या मिल रहा है भाई? और फैमिली मिल रहा है केवल। यानी कि पहले को प्रश्न को और सेकंड को लेते हैं, तब तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है भाई?
फैमिली कॉमन आ रहा है, और प्रश्न और सेकंड में जो कॉमन आएगा क्या आएगा भाई, डियर आ रहा है, यानी यहां भी क्लियर नहीं हो पा रहा, यानी दोनों से अलग अलग तो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि दो दो कॉमन है। अच्छा अब देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में फैमिली फैमिली फैमिली, और यहां तीनों में क्या है भाई, चार, सॉरी चार नहीं है, दो है, फैमिली छः, सॉरी छः है यहाँ पे, तीनों में कॉमन क्या है, छः, तो हमें पता चल गया फैमिली के लिए भाई छः आएगा। अब पूछा क्या गया था भाई, डियर के लिए, डियर के लिए यानी फैमिली के लिए तो छः आ गया। अब फैमिली के लिए छः आ गया तो माई के लिए क्या बनेगा भाई, माई के लिए बन जाएगा, फैमिली के लिए छः आया, ये चौकोर बनाना है हमें, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए। अब माई के लिए पहले में प्रश्न में और पहले में क्या कॉमन है, माई, और यहाँ पे कॉमन है भाई दो, तो गोला, यानी माई के लिए हो जाएगा दो, ठीक है। अब पूछा गया था किसके लिए, डियर के लिए, तो डियर के लिए पूछा है, तो भाई डियर के लिए यहाँ डियर के लिए क्या बचा, डियर के लिए बचा चार, यहाँ क्या हो जाएगा चार, तो डियर के लिए हो जाएगा चार। लेकिन पूछा था डियर का कोड क्या होगा, डियर का कोड कैसे निकल पा रहा है भाई, अकेले तो नहीं निकल पाया, ना तो पहले वाले अकेले से निकला, ना दूसरे वाले से अकेले अकेले निकला, दोनों को कंबाइन किया, दोनों को मिलाया तब निकल पाया। इसके लिए जो उत्तर बताएंगे आप, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये उत्तर आपको चुनना है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। क्लियर है ये, ठीक है, चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल है, बस देखना है कि उत्तर किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको सही से जगह हो जाए, इसे यहाँ से क्लियर कर दिया। और देखिए पिछली बार जब वीडियो का एग्जाम हुआ था तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बच्चे वीडियो का एग्जाम दे चुके हैं, तो रीजनिंग किस टाइप की आई थी, बच्चों के होश उड़ गए थे, तोते उड़ गए थे, बच्चों की समझ में नहीं आया था, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग थी हाई लेवल की 1/2 की, दो प्रश्न जाएंगे तो एक प्रश्न आपका सही वाला चला जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िएगा, वही करा रहे हैं, कितना भी कैसा भी कठिन पेपर बना दे, लेकिन आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बात मैं कह दे रहा हूँ आपसे। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का कहता है, क्यू से पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो भाई प्रश्न दिया है, ठीक है। अच्छा पहला जो हमारा दिया है इधर, क्यू टी की माता है, पहला, तो क्यू टी की तो ये माता हो गई भाई, क्यू तो फीमेल हो गई, ठीक है। अच्छा क्यू टी की माता है, अच्छा, और एम टी का भाई है, तो एम भाई हो गया भाई इसका, तो ये मेल हो गया। आगे कहा है एम टी भाई बहन है, सॉरी एम टी भाई बहन है, तो अभी इनमें जेंडर क्लियर नहीं है, भाई बहन है, जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। एच एम तथा एम की, एच एम तथा पी की पुत्री है, एच एम तथा पी की पुत्री है, तो ये आपस में एम और पी पति पत्नी होंगे, इन दोनों की ये पुत्री है, पुत्री कौन है, एच, ठीक है, ये तो पहले से डाटा, यहाँ पर किसी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, केवल क्यू को छोड़कर। अच्छा दूसरा वाला पढ़ते हैं, एम का विवाह पी के साथ हुआ है, यानी एम का विवाह पी के साथ हुआ है, यानी ये भी पति पत्नी है, लेकिन जेंडर जहां भी पता नहीं है। टी का भाई, टी एम का भाई है, तो टी भाई हो गया एम का, क्यू टी की माँ है, क्यू टी की माँ है, तो भाई क्यू टी की ये माँ हो गई, ठीक है। तो क्लियर तो भाई साहब यहां भी नहीं हो रहा, पूछा क्या है, पी क्यू से, तो पी क्यू से किस प्रकार संबंध है, अब ये इन दोनों में जो भी जेंडर क्लियर होगा तभी तो बता पाएंगे,
और क्यू तो यहाँ पे है, और पी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। अच्छा, जेंडर क्लियर करना है पड़ेगा पहले। अब दोनों अलग, इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आया, ठीक है, दोनों एक जैसे है, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा, अलग अलग तो नहीं निकल पा रहे। अब अलग अलग नहीं निकल पा रहे, तो ये अगर मेल है, इससे इसे मिलाया हमने दोनों में, तो ये टी मेल कर दिया। अब फायदा तो नहीं हो रहा, तो भाई एम का जेंडर क्लियर इससे दोनों को मिला के भी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा ना। एम और पी और एम और पी, इनका जेंडर क्लियर हो ही नहीं पा रहा दोनों को मिलाकर, तो भाई इसका उत्तर हम नहीं निकाल पाएंगे। यानी फर्स्ट और सेकंड मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये लगाना था, ठीक है, ये हमें लगाना था। ठीक, क्लियर है ना, क्योंकि जेंडर क्लियर होगा तो आसानी से निकल जाएगा, जेंडर क्लियर नहीं है तो कैसे निकल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 10, कॉलेज के सांस्कृतिक मेले में कितने विद्यार्थी, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखिए प्रश्न तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए कॉलेज के सांस्कृतिक मेले में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी मेले में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, ये पूछा गया। तो प्रश्न था हमारा कितने विद्यार्थी, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, सांस्कृतिक मेले में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या महिला विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी थी। अब पहला जब हमने कथन लिया तो महिला विद्यार्थी यानी जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या महिला विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी थी। सांस्कृतिक मेले में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या महिला विद्यार्थियों की संख्या से दोगुनी थी। टोटल स्टूडेंट, फर्स्ट से हमें टोटल जो स्टूडेंट हैं ये महिलाओं से, यानी जो लड़कियां हैं गर्ल्स, इनसे दोगुनी है। तो टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड वाला कहता है महिला विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष उपस्थित महिला विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक थी। तो यहाँ पे सांस्कृतिक मेले में उपस्थित महिला विद्यार्थियों की संख्या यानी फीमेल स्टूडेंट हैं, यानी लड़कियां गर्ल्स जो हैं, पिछले वर्ष थी, यानी पिछले वर्ष, यहाँ पे इसे x मानते हैं और इसे मानते हैं 2x। पिछले वर्ष x थी, इस बार 25 ज़्यादा है, 25 अधिक थी। अब भाई अकेले तो इससे भी नहीं निकल पाएगा और अकेले इससे भी नहीं निकल पाएगा, दोनों को मिला के देखते हैं तो तब भी नहीं निकल पाएगा, दोनों को मिला के भी नहीं निकल पा रहा है, तो दोनों मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है ना, ये क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे देखिए कहता है नेवर को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी प्रश्न में पूछा गया है नेवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला कथन दिया गया है इसमें कहा गया है नेवर एवर गो देयर, नेवर एवर गो देयर, इसको लिखा जा रहा है भाई NAJA और NI और H, ठीक है। सेकंड में लिखा जा रहा है गो देयर एंड कम बैक, गो देयर एंड कम बैक, ठीक है। गो देयर एंड कम बैक, यहाँ पे MAHOSANI और DA ये लिखा जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा,
नेवर के लिए हमें कोड देखना है इसमें। अब नेवर के लिए कोड आपको क्या मिलेगा भाई, इसमें नेवर केवल अगर इसमें देखते हैं तो इससे नेवर का कोड निकालना पॉसिबल नहीं है, आंकड़े अधूरे हैं। और इससे अकेले सेकंड वाले से देखते हैं तब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे नेवर के लिए क्या, देखिए हमें सॉल्व नहीं करना है, बस हमें ये जानकारी लेनी है कि क्या इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों किससे निकल रहा है, नेवर का। तो दोनों मिलकर भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन होता है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, या फिर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको ये टिक करना है, लेकिन हालांकि इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये कट रहा है तो इसे मैं ऊपर, इधर भी कट रहा है हल्का सा। और देखिए यदि आप वीडियो में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी यहाँ से प्रश्न आए थे, बच्चों की समझ में भी नहीं आया था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी ये देखा गया था अब तक का जो UPSSC का इतिहास है और जो भी उसने रीजनिंग पूछी है टफ, बहुत यानी टफ से टफ थी रीजनिंग इस एग्जाम में। ठीक है, तो इसे यहाँ से हटाते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लगाइएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 कहता है CB की माता। क्या CB की माता, यानी प्रश्न में कहा गया है क्या CB की माता है, ये प्रश्न करा गया है। कथन फर्स्ट है हमारा P A और B के पिता है। तो पहले हम बना लेते हैं कथन फर्स्ट से, P A और B के ये पिता हो गए। ठीक है, दोनों के मिला के ये पिता है P, तो ये मेल हो गए। अच्छा, आगे कहा गया है R का इकलौता भाई P है, तो R का इकलौता भाई, तो ये हो गया भाई इकलौता। ठीक है, अच्छा C R की भाभी है, C R की भाभी है, तो जब C R की भाभी होगी तो इसकी पत्नी होगी, P की पत्नी क्यों होगी, क्योंकि उसने बोला P R का इकलौता भाई है, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी P की C। अच्छा, आगे कहा गया है R अविवाहित है, R अविवाहित है। ठीक है, F R की माता है, F R की माता है, यानी जो F है ये R की माता है, ये फीमेल है। F के केवल 2 बच्चे हैं, F के केवल 2 बच्चे हैं। अब क्या इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है CV की माता है कहाँ पर, C और B। हाँ भाई, पहले वाले से क्लियर एकदम हो रहा है कि CV की माता है, पहले से एकदम क्लियर है CV की माता है। चले दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरे में बोला गया है H के केवल 2 बच्चे P और R हैं, यानी H के केवल 2 बच्चे P और R हैं, ये बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, इनका जेंडर भी क्लियर नहीं है किसी का भी। P A के पिता है, तो P यानी A के पिता हो जाएंगे ये P, इसका जेंडर क्लियर हुआ P का। अच्छा, P A के पिता, B A का इकलौता भाई है, B A का इकलौता भाई, यानी B इसका भाई हो गया इकलौता, तो ये मेल हो जाएगा प्लस। R अविवाहित है, R अविवाहित है। ठीक है, H C के ससुर हैं, H C के ससुर हैं, तो R अविवाहित है तो C इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये मेल है तो ये फीमेल, और ये इसके ससुर हो जाएंगे H, ये मेल हो जाएंगे। अब पूछा गया है सेकंड में, इससे तो क्लियर हो रहा था CB की माता है, CB की माता है। हाँ भाई, CB की माता है क्योंकि B के पिताजी P हैं और P के पत्नी C है, तो CB की माता हो रही है। तो आपको कौन सा टिक करना है, आपको टिक करना है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, कथन फर्स्ट या केवल जरूर आएगा सब में, केवल फर्स्ट या केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
ये ऑप्शन आपको टिक करना है। या तो आपको कथन फर्स्ट से इसका उत्तर मिल जाएगा या इसका उत्तर आपको कथन सेकंड से, दोनों से अलग अलग मिल रहा है, तो आपको कौन सा टिक करना है, ये वाला टिक करना है। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा 4 ऑप्शन में। चले, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 थोड़ा सा कट रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया और हल्का सा ये छोटा कर दिया। चले, देखिए फिल्मों से संबंधित है। नहीं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, गजब के प्रश्न होते हैं और कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान से पढ़ना होता है, पढ़ने के साथ ही उत्तर आ जाता है। 5 फिल्में PQRST सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक दिखाई जाती हैं, तो शुक्रवार को कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? फिल्मों के नाम है PQRST। फिल्म है PQRST, ये तो फिल्मों के नाम है। और हमारा जो समय है, दिन है हमारे पास, पूछा गया है शुक्रवार को कौन सी फिल्म चलेगी, शुक्रवार को कौन सी फिल्म चलाई जाएगी सिनेमा हॉल में। अब कथन फर्स्ट क्या कहता है, कथन फर्स्ट से देख लेते हैं, इधर दिख रहा है ना इस जगह पर। चले, फिल्म P मंगलवार को, देखिए सोमवार से शुक्रवार लिख लेते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, ये 5 दिन है भाई। ठीक है, अब उसने जितना जितना कहा जा रहा है कि P मंगलवार को, तो मंगल को P चलाई जाएगी। फिल्म R तथा S के बीच में 2 फिल्में दिखाई जानी है, यानी R और S के बीच में, R और S के बीच में, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं ये। ठीक है, 2 फिल्में इनके बीच में होंगी। अब 2 फिल्में इनके बीच में, तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं R और S को नीचे शुक्रवार की जगह पे, तो यहाँ पे P तो पहले से फिक्स है। अच्छा, इस जगह पे रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे सोमवार को या तो S होगा या R होगा, और इधर बृहस्पतिवार को R होगा या S होगा। S यहाँ पे होगा सोमवार को, तो R यहाँ बृहस्पति को होगा, R बृहस्पति सोम को होगा, तो S बृहस्पति को। ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब शुक्रवार को अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आगे है फिल्म R फिल्म S से पहले दिखाई जाएगी, तो R S से पहले, R S से पहले, तो R तो भाई यहाँ पे रह गई और S यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उसने बोल दिया है। ठीक है, अब उसने पूछा था शुक्रवार को कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी, अभी क्लियर तो हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक, क्लियर, इतना तो क्लियर है, और बाकी का शुक्रवार को अभी 2 जगह हमारी फिक्स है, 2 जगह 2 फिल्में और आ जाएंगी। चलिए, पहले तो क्लियर नहीं हो रहा, दूसरे को देखते हैं। पहले से एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है, दूसरा वाला कहता है फिल्म लिख लेते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं फिल्म Q बुधवार को दिखाई जाएगी, तो Q आएगी बुधवार को। ठीक है, Q तथा R के बीच में केवल एक फिल्म दिखाई जानी है, Q और R के बीच में। तो देखिए, Q अगर यहाँ रहता है तो R यहाँ भी आ सकता है और R यहाँ भी आ सकता है। अभी क्लियर नहीं है ना, क्योंकि एक बीच में आएगा। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। फिल्म S फिल्म T के तुरंत पहले दिखाई जाएगी, यानी S T के तुरंत पहले, यानी ये दोनों लगातार जगह होनी चाहिए, ये दोनों लगातार जगह होनी चाहिए। अब दोनों, अब यहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है भाई, यहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब दोनों को देखिए, ना तो इससे क्लियर हो रहा है ना इससे क्लियर, दोनों से क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, R यहाँ पे है, P यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे S है, यहाँ पे R यहाँ पे आ जाएगा भाई, S है, यहाँ पे T आ जाएगा। अब दोनों को मिलाने पर हमें ये मिला, तो दोनों को मिलाने पर ये मिला, तो आप उत्तर क्या लगाओगे? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी क्या उत्तर लगाना है आपको? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर उत्तर देने के
लिए पर्याप्त हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। अगर दोनों से उत्तर नहीं मिलता है, ना तो इससे मिल रहा ना इससे मिल रहा, तब क्या लगाते कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, ये आपको उसमें मिल जाएगा, आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे करते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िएगा। आर पी से कितनी दूरी पर है, यानी आर पी से दूरी पर है, तो ये तो वही प्रश्न है। ठीक है, जो हमारे पास जो पहला कथन है, पहले कथन से हम देखते हैं क्या कहा जाता है उसमें। एक व्यक्ति बिंदु P से दक्षिण में चलना प्रारंभ करता है, यानी ये P बिंदु मान लिया हमने। ठीक है, इधर से दक्षिण की तरफ गया और 15 मीटर चलकर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, तो यहाँ तक ये गया 15 मीटर। अब इधर मुड़ेगा दाएं, तो दाएं मुड़ेगा इधर, तो ये 4 मीटर चला। ठीक है, 4 मीटर चलता है और उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलता है। यहाँ से ये बाएं मुड़ा और ये 7 मीटर की यात्रा तय करी इसने और Q पर पहुँच जाता है, यहाँ Q पर पहुँच गया। ठीक है, यदि व्यक्ति पुनः बाएं 7 किलोमीटर चले, यानी यहाँ से यदि बाएं 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक पहुँच गया, ये 4 किलोमीटर है तो इससे आगे ही जाएगा, 7 किलोमीटर जाता है और बिंदु R पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पे हो गया ये R। पूछा था आर पी से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी की बात करी गई है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, तो ये दूरी 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगी, ये 15 है, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये इधर 3 हो जाएगी। तो यहाँ से निकलना आसान है कि नहीं है? पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से निकल जाएगा, यानी पहले कथन से उत्तर तो निकल रहा है। अब दूसरे कथन पे हम देखते हैं, दूसरा कथन क्या कहता है। देखिए दूसरे कथन में व्यक्ति P बिंदु से पूर्व की ओर 14 मीटर गया, यानी P से पूर्व की ओर 14 गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 3 मीटर गया। इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 14 मीटर चलता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ा और यहाँ 14 मीटर तक पहुँच गया। अब इसके बाद कहा गया है और बिंदु N पर पहुँच जाता है। ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? N पर पहुँच जाता है। यदि वो पुनः बिंदु N से दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और ये 5 मीटर जाएगा। ठीक है, तब वह बिंदु R से 27 मीटर दूर रह जाता है, तब वो R से 27 मीटर। अब वो कह रहा है बिंदु R से 27 मीटर दूर रह जाता है। अब R से 27 मीटर, अब R जो बात करेगा, देखिए इस पॉइंट से R ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, या इधर भी R हो सकता है, इधर भी R हो सकता है। R के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यानी केवल फर्स्ट से तो निकलना है, केवल फर्स्ट कथन, यानी इससे तो निकल ही नहीं पा रहा है। उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल सेकंड कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, यानी कथन फर्स्ट से इसका उत्तर निकल आएगा। कितनी दूरी पर है ये हम पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है कि ये देखना है कि इस दोनों को मिला के निकल रहा है या किससे निकल रहा है। तो केवल एक से निकल रहा है, दूसरे से नहीं निकल रहा, तो ये आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है ना? चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, और अगला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर आ गया, प्रश्न नंबर 16। ये थोड़ा सा ऐसे मैं एडजस्ट करता हूँ जिससे आपके चीज़ें समझ में रह जाएं, और थोड़ा सा बड़ा भी करूँगा मैं इसे। ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया।
तो कॉस्ट के लिए, यानी प्रश्न में कहा गया है कॉस्ट के लिए क्या होगा। देखिए कॉस्ट के लिए पूछा गया COST के लिए क्या उत्तर बनेगा। ये तो भाई क्वेश्चन था, प्रश्न था। कथन हमारा पहला कहता है, कथन पहले के अनुसार चलेंगे। कूट भाषा में टेल मी द कॉस्ट, टेल मी द कॉस्ट को लिखा गया 187 है, 187 है। अच्छा दूसरा, सॉरी यहाँ पर टेल मी, ये गलत हो गया, ये है @0 ठीक है। ये तो भाई कथन फर्स्ट में दिया था। एक और दिया था कथन फर्स्ट में, कॉस्ट वाज वेरी हाई, HIGH। ये सेकंड कथन कहा गया है, यानी फर्स्ट का ही सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड 6 हैज और 1, यानी ये तो भाई पहला है। पहले में आपके पास 2 है, दोनों में देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे कॉस्ट आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, हैज। यानी पहले से यदि बात करें पहले वाले से, तो कॉस्ट का जो आंसर बनेगा हैज बनेगा। अब थोड़ा सा दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है, सेकंड वाला, सम कॉस्ट वाज डिस्काउंट, सम कॉस्ट वाज डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 187 हैज, 187 हैज ये दिया गया है, ठीक है। दूसरा है सम पीपल लाइक डिस्काउंट, सम पीपल लाइक डिस्काउंट। तो इसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पे 875%। अब देखिए ध्यान से देखें यहाँ पे कॉस्ट के लिए, यानी पहले कथन से तो निकल पा रहा है। दोनों पहले कथन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, तो दोनों से मिला के हमने देख लिया कॉस्ट के लिए हैज निकल आया। दूसरे में आपको देखिए यहाँ पे आपको सम आपको मिल रहा है और सम यहाँ पे मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, और बाकी का कॉस्ट वाज बचा, यहाँ पे पीपल लाइक बचे। तो यहाँ भी अब सम के लिए जो कॉमन आएगा, एक तो इसमें 8 मिल रहा है और 7, ये दोनों चले गए। अब यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे हैज बचा, यहाँ पे 5, यहाँ परसेंटेज। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं निकालना, आंकड़े अधूरे हैं। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट से उत्तर निकलेगा। तो आपको क्या लगाना है, केवल फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो आपको कौन सा लगाना है, केवल फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बाकी का सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है ये चीज़। चले एक और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और बहुत ही ऐसे ही प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, और यही प्रश्न आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। इन प्रश्नों को आप करके आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा। अगर ये प्रश्न आप कराते हैं तो बाकी के बच्चों से आप बहुत आगे चले जाते हैं। अब देखिए, क्या DS की माँ है, पूछा है क्या DS की माँ है, ये पूछा गया है, ठीक है। जबकि हमारा कथन फर्स्ट कहा गया है LD का पति है पहले कथन में, यानी LD का पति, ये इसका पति हो जाएगा, ये मेल होगा, ये फीमेल, ठीक है। दूसरे में कहा गया है L के केवल 3 बच्चे हैं, तो L के केवल 3 बच्चे हैं भाई, इसके 3 बच्चे हो जाएंगे। अब कौन कौन से हैं पता नहीं, 3 बच्चे हो जाएंगे तीनों, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले कथन में कहा गया था, उसने पूछा DS की माँ है, क्या DS की माँ है, तो D तो यहाँ पे है ही नहीं, और DS नहीं है इन पर, ठीक है। अब सेकंड वाला कहता है, सेकंड वाले से देखते हैं, NS और P का भाई है, NS और P का भाई है, ये दोनों का भाई हो गया, ठीक है। अब P और S का अभी यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। दूसरा कहा गया है PL की बेटी है, P जो है
एल की बेटी है, तो ये फीमेल हो गई। अब यहाँ पर पूछा जाए क्या डी एस की माँ है, तो डी यहाँ भी नहीं है भाई। अब दोनों को मिलाएं, दोनों से अलग अलग तो निकल नहीं पा रहा, दोनों को मिलाते हैं हम, तो दोनों को हमने मिला दिया। उसने बोला था कि एल के 3 बच्चे हैं, एल के 3 बच्चे हैं, तो ये तीनों अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो तीनों बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे एल के, तो ये पी और ये लड़की है यानी इसकी बेटी हो जाएगी, और इसका भाई है एन, और एस का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन एन भाई हो जाएगा एस का। अब पूछा है क्या डी एस की माँ है, अब एस 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 ये है, एस की माँ डी हो जाएगी, क्योंकि एल के ये तीनों मतलब संतान है, तीनों संतान है। यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों का पिताजी एल है तो ये माँ नहीं हो जाएगी डी की, डी एस की माँ हो जाएगी। यानी कि दोनों को मिला के हम उत्तर दे पा रहे हैं, अलग अलग दोनों को उत्तर नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या उत्तर लगाया, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, दोनों से मिला के उत्तर निकलना है, ना तो इससे निकल रहा था ना इससे निकल रहा था, लेकिन दोनों को हमने कंबाइन किया, दोनों को एक जोड़ दिया हमने, तो उत्तर क्या निकला हमारा, ये उत्तर निकला यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से करिएगा। देखिए 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, और केंद्र की तरफ मुंह करके सभी का मुंह है, और कहा गया है इसमें डी के बाएं दूसरा कौन है। यानी प्रश्न में कहा गया है डी के बाएं दूसरा कौन है, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अच्छा देखिए कथन फर्स्ट में कहा गया है सी ए के बाएं दूसरा, तो कथन फर्स्ट से बनाते हैं। अब ये केंद्र में 5 व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ बैठे हैं, तो कथन फर्स्ट से हम बना लेते हैं। तो ये हमने एक गोला बनाया, इसमें 5 पॉइंट हमने फिक्स किए। अब जो कथन फर्स्ट में कहा गया है सी ए के बाएं दूसरा, सी ए के बाएं, तो सभी का मुंह केंद्र की हो रहा है, तो ए के बाएं दूसरा ये हो गया, ठीक है। बी और डी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, बी और डी आपस में अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों अगल इस जगह पे आएंगे, यहाँ पे बी होगा या डी होगा, डी होगा या बी होगा, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन ये दोनों यहीं पे होंगे। इतनी जानकारी है कथन फर्स्ट पे। कथन सेकंड में जो जानकारी है, अब देखिए जो 5 लोग थे यहाँ पे पूछा जाएगा, एक जन रह गया, ए बी सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा ई कथन फर्स्ट के अनुसार, डी के बाएं दूसरा। अब डी के बाएं दूसरा अभी फिक्स पॉइंट नहीं है, तो सेकंड से करते हैं हम। डी बी के तुरंत, ये 5 पॉइंट हमने फिक्स करे, 1 2 3 4 5। डी बी के तुरंत बाएं है, डी बी के तुरंत बाएं, तो बी के तुरंत बाएं डी हो गया। ई डी और बी का पड़ोसी नहीं है, ई डी और बी का, यानी इन दोनों के पड़ोस में, यहाँ ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया ई, ठीक है। और बाकी का 2 बंदे बचे, 2 बंदों को अगर हम बिठाएंगे तो ये कौन कौन से रह गए, एक तो ए यहाँ पे आएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे सी लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। इन दोनों का फिक्स नहीं है, तो उसने पूछा है डी के बाएं दूसरा, तो डी के बाएं दूसरा कौन है, ई आ रहा है, डी के बाएं दूसरा कौन है, ई। यानी सेकंड वाले से तो क्लियर हो पा रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले से क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि डी का खुद स्थान फिक्स नहीं है, डी का स्थान फिक्स नहीं है खुद। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, यहाँ पे आपको जो विकल्प चुनना है वो विकल्प आ जाएगा आपका फर्स्ट, कथन सेकंड, केवल जरूर आएगा, केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ये बात क्लियर हुई ना, ये सवाल क्लियर हो गया, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न आ रहा है उसे करते हैं। प्रश्न नंबर 19। तो ये प्रश्न 19 करते हैं। इसमें कहा गया है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए 5 व्यक्ति हैं JKLA में, जिनमें प्रत्येक की लंबाई निम्न में से, जो प्रश्न में पूछा गया दूसरी सबसे अधिक लंबाई किसकी है, दूसरा सबसे अधिक लंबा कौन है, दूसरा सॉरी दूसरा सबसे अधिक लंबा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया 5 व्यक्ति JKMN, इनमें प्रत्येक की लंबाई भिन्न है, इनमें से प्रत्येक की लंबाई दूसरे से अधिक है। ठीक है, तो लंबाई दूसरी सबसे, देखो पहला वाला क्या कहता है, कथन वाला पहला कहता है N M और K से लंबा है, N M और K से लंबा है, N M और K से लंबा है, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब K M से छोटा है, K M से छोटा है, तो ये आ गया। ठीक है, और 4 व्यक्ति थे हमारे, 5 व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये तो भाई पहले कथन में ये इतनी बात है। दूसरे कथन पे आते हैं हम, L N से लंबा है, L N से लंबा हो जाएगा। ठीक है, J सबसे लंबा नहीं है। अब J सबसे लंबा नहीं है तो भाई अब J कहाँ पे रखें, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को पहले, या ना तो इससे निकलना ना इससे निकलना, ना इससे निकल पा रहा है ना इससे निकल पा रहा है, लेकिन इनको यहाँ पे बिठाते हैं तो N से बड़ा L कर दें तो यहाँ पे L हो जाएगा। अब J सबसे बड़ा नहीं है तो J यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, या कहीं भी आ सकता है, J यहाँ भी आ सकता है, J यहाँ भी आ सकता है। J की जगह फिक्स नहीं है, जब J की जगह फिक्स नहीं है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प आपको टिक करना है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम प्रश्न है उसे भी कर लेते हैं। ये आ गया, थोड़ा सा ये कट रहा है तो इसे करते हैं ऐसे। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, देखिए तो प्रश्न कहता है फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट में कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक परंतु 27 से कम है, यानी 20 से तो अधिक है और 27 से कम है फर्स्ट के अनुसार। सेकंड के अनुसार कहते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 24 से अधिक, 24 से अधिक है, और क्या बोला है 31 से कम है। ठीक है, कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक समूह में 5 विद्यार्थी हैं। अच्छा, ये जो सेकंड वाला है उससे क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब 5-5 के विभाजन किया गया, 24 से अधिक 31 से कम है, तो और यहाँ पे पहले के अनुसार तो यहाँ पे 30 भी हो सकते हैं भाई, सेकंड के अनुसार 30 भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, क्योंकि एक तो 25 संख्या आएगी, एक आएगी 30, और इनसे 5-5 के समूह बन जाएंगे। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 25 होंगे या 30 होंगे, अलग अलग दोनों को कंफर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन यदि हम दोनों को मिला दें, यदि हम दोनों को मिला दें तो एक मिनट यहाँ पे 27 लिखा है दोनों जगह, 20 से अधिक, यहाँ पे 20 है, 20 से अधिक है। ठीक है, अब दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो भाई 24 से अधिक 27 से कम और 5 से डिवाइड होती है संख्या, तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। देखिए 24 से तो अधिक है, 27 से कम है, 5 से विभाजित हो रही है, तो ये 25 छात्र हो जाएंगे, लेकिन कम है
दोनों को मिलाकर आ रहा है ये, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, दोनों को मिलाएंगे तभी आप उत्तर लगा पाओगे। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, और आप लोगों को ये प्रश्न जो मैंने बताए खूब दमदार लेवल के प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वीडियो री एग्जाम 2018 की जो परीक्षा होगी उसमें। ठीक है, तो आप हमारे प्रश्नों को अच्छे आपको लग रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, और कुछ और प्रश्न होंगे बुक वगैरह होंगी उनमें से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद, राम राम पढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।